हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसकी हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ एक थ्योरम गिवन है 1.3 थ्योरम। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई भी प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन पी डिवाइड्स ए। अगर p ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल से भी ले सकते हो। देखो p तो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से ही या एक से, ठीक है, यही दो उनके फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद या एक। इनके अलावा प्राइम नंबर का कोई भी और फैक्टर नहीं होता, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभी देखो p तो कोई प्राइम नंबर है। p अगर मान लो, देखो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर ये हो गया मेरा p की जगह, अगर वो डिवाइड करता है a के स्क्वेयर को, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, माना कि मैंने 4 ले लिया, और 4 के अगर स्क्वेयर को वो डिवाइड करता है, 4 का स्क्वेयर 16। अगर ये 4 के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है ना, इसको डिवाइड पूरा, ओके। तो ये इस a को, अब देखो मैं लिख देती हूँ, ये मेरा मान लो p की जगह लिया मैंने, ये मैंने लिया a और ये ऊपर उसका स्क्वेयर। थ्योरम में यही गिवन है कि अगर p a के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो देख लो आप, 2 4 को भी डिवाइड करेगा ना। अगर इसके स्क्वेयर को पूरा भाग कर रहा है वो, तो वो इसके a मतलब a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यही थी हमारी थ्योरम। अब एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये मैं एक एग्जांपल ही बता देती हूँ, √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें √2 को प्रूव करना होगा एक इर्रेशनल, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है, एक थ्योरम भी गिवन है ऐसी, यही वाली √2 इज इर्रेशनल। तो देखो पूरी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, वही लिखना है एज इट इज। तो अब देखो, जब इस क्वेश्चन को तब तक हम सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमें इर्रेशनल के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। वैसे तो रेशनल इर्रेशनल जो भी है, नंबर सिस्टम नाम से पूरा एक चैप्टर है आपका 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 1। वहाँ मैंने इनको बहुत डिटेल में करवाया है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप चाहो तो एक बार वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो नंबर सिस्टम की। लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा समझेंगे रेशनल और इर्रेशनल को। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं रेशनल को और इर्रेशनल को। एक मैंने ले लिया रेशनल नंबर्स, एक मैं बताती हूँ इर्रेशनल नंबर्स, ओके। अब आप देखो, रेशनल नंबर वो होते हैं, कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होते हैं, हमारे कोई भी इंटीजर होंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0, वो होता है हमारा रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना कि मैंने लिखा 5/, कुछ भी लिख लो आप, हम लिख लेते हैं 5/7, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो ये p है, इसको मैंने लिखा p/q की फॉर्म में लिख दिया। 5 ये p है, ये q है, ओके। q कंडीशन क्या होती है, जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये एक रेशनल नंबर होगा। और एक जो ये हम 5/7 ये फॉर्म लिखते हैं ना, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब हम क्वेश्चंस में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करेंगे। वैसे तो मैं इसी को ये भी लिख सकती हूँ 10/14, ये भी p/q की फॉर्म है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसको मैं सोल्व कर देती हूँ
2 से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, तो मैंने लिखा 5/7। क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ आप बस ये याद रखो, यहाँ अगर आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, दोनों कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, और जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, हम इसके एग्जाम्पल लें, अगर कोई जैसे देखो, अब मैं आपके पास लिख दूँ 1.1432, मुझे नहीं पता कहाँ तक डिवाइड होगा। देखो जैसे आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, वो उसका रिमाइंडर कभी ज़ीरो ही नहीं होता, वो ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। या फिर आप √2 ले लो, √3, ये रूट वाले जो हैं, ठीक है, जिनका हम कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैंने √4 लिख दिया, लेकिन ये तो हमें एक प्रॉपर आंसर देता है, 2 देता है ना, तो 2 को तो मैं 2/1 लिख सकती हूँ, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो ये तो हमारी p/q की फॉर्म बन गई ना, तो ये तो हमारा रेशनल हो जाएगा। तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये वाले हमारे इरेशनल हो जाएंगे। एक और मेन पॉइंट, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। अब एक पॉइंट और ध्यान रखने का, वो क्या है, देखो हमारे पास जो रेशनल इरेशनल में, जैसे देखो एक मेरे पास एक पॉइंट है 1.23, एक नंबर कोई ये था, एक ऐसा ही मेरे पास है 1.2323 और ये रिपीट कर रहा है, और एक मेरे पास है 1.234567 एंड सो चल रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा। इसको तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.23 जिसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है उसके ऊपर हम बार ले लेते हैं। अब ये 3 टाइप के नंबर मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट नंबर है जो कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, मतलब इसमें कोई भी नंबर होगा जिसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब हमारा ये आया है, तो इसका मतलब इसमें तो इतने 3 के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया होगा, यानी ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो गया। तो इनको तो बोलते हैं हम, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ओके। अब ये देखो, ये 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही चल रहा है, मतलब 2 3 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इनको हम ये ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, तो लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इनको बोलते हैं हम, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब इस पे आ जाओ थर्ड पे, ये डेसिमल के बाद ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है ना। जब ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तीनों यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब देखो फर्स्ट सेकंड बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, इनको हम रेशनल बोलते हैं, ओके। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो जो नंबर्स जिनका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है वो हमारे कौन से कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पाई को इरेशनल की फॉर्म में लिखा है, पाई को मैंने इरेशनल बोला है। यस, पाई इरेशनल होता है। पाई की जो वैल्यू आप बोलोगे 22/7 22/7 हम यूज़ करते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में 3.14 लिखा होता है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं पाई की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, ये अप्रोक्स होती हैं। जब आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, वो कहीं ख़त्म नहीं होती हैं, तो ये हम एक अप्रोक्स लेके चलते हैं, ऐसे ही ये, ठीक है ना। तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है, और जो भी जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ओके। आई होप आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब एक बात और देखो, मान लो एक तो रेशनल नंबर है, एक इरेशनल है, इन दोनों को या तो मैं ऐड करवा दूं या मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊं, ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप ये बोलो इरेशनल और रेशनल को ऐड करवाओ, इरेशनल में से रेशनल को माइनस कर दो, रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, या फिर आप रेशनल की इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तभी भी हमारा रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। ओके, तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखेंगे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल बताना है। अभी मैंने देखो आपको एग्जांपल भी दिया √5 का, मैंने बता दिया है ये इरेशनल होगा, ठीक है, और यहाँ हमें इसको प्रूव करके दिखाना है फर्स्ट क्वेश्चन में। बात रही एग्जाम्पल्स की, सेम जितने भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे उसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ओके, तो एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस सारे सोल्व करवा देती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है √5 को इरेशनल। इन क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम ऐसा करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी, देखो हमें क्या प्रूव करना है, √5 को इरेशनल। आप इसको इसका उल्टा मान लो, इरेशनल तो हमें प्रूव करना है, आप मान लो, अज्यूम करेंगे हम कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये करते हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है उसका अपोजिट हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, और लास्ट में उसी अजम्पशन को हम गलत साबित कर देते हैं। तो जो हमारा गिवन होता है वो हमारा उसी बात से सही प्रूव हो जाता है। कुछ शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हम लिख सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, या यही लिखेंगे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम क्या, दैट √5 इज रेशनल। ओके, ये हमने मान लिया है। अब अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो अभी अभी मैंने आपको बताया इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। वी कैन राइट √5 एज P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन गया, √5 Q इज इक्वल टू P। अब मैंने आपको बताया था ये जो होती है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी होती है हमें, मतलब जो भी उनमें से कुछ अगर कट रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/4, ये भी P/Q की फॉर्म है, 1 2 1/2। इसको अब क्या मैं आगे काट सकती हूँ? नहीं काट सकती ना। तो ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये वाली, जैसे इसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, ये भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इनमें अब कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो ये हमारे नंबर्स होते हैं दोनों, इनको हम को प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो मेरा P और Q है ना, ये मेरा को प्राइम ही है। ओके, इस स्टेप से पहले आप यहाँ लिखेंगे कि P एंड Q आर को प्राइम्स। ओके, और जो नंबर को प्राइम होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तब वहाँ से हमने जैसे लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था, जब उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनके अंदर क्या कॉमन होता है, 1, यानी कि उनका HCF जो है वो क्या हो जाता है, 1, ठीक है। या इसके बाद आपको ये 2 स्टेप्स लिखने हैं, फिर आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करवाओगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
यहाँ स्क्वेयरिंग करवाओ, यानी कि √5 क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी का स्क्वेयर, यही हुआ ना। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 5 क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी का स्क्वेयर, यही आ रहा है। फिर देखो क्या है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 5। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, यही है ना। यहाँ से हम लिखेंगे कि जो पी स्क्वेयर है वो इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वेयर वो भाग हो रहा है 5 से। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर कोई नंबर, कोई प्राइम किसी नंबर ए के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यही तो हुआ। यानी कि देखो p वो 5 से भाग हो रहा है, हम तो वही लिख रहे हैं ना जो थ्योरम में गिवन था, तो हमने लिखा p भाग हो रहा है 5 से। जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता ही है। मान लिया जो वो रिजल्ट आया है, जब मैं p को 5 से डिवाइड कर रही हूँ वो c था, c कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ से p मेरे पास आ गया 5c। अब हम इस वैल्यू को इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। जिस इक्वेशन की हमने स्क्वेयरिंग की थी ना दोनों साइड, उसको हम 1 मान लेंगे। अब हम इस वैल्यू को ना अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो √5 क्यू इज इक्वल टू p है ना, p की जगह मैं लिख देती हूँ 5c, ठीक है। p की जगह मैंने लिख लिया 5c। अब फिर से इसको स्क्वेयर कर दो दोनों साइड। जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगी तो √5 का स्क्वेयर 5 क्यू स्क्वेयर और इधर से 25c स्क्वेयर, 5 और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं ये लिख सकती हूँ, जो हमारा ये तो था 5 क्यू स्क्वेयर, उधर से आया 25 इज इक्वल टू c स्क्वेयर, यही है ना। तो अब देखो ये आ गया क्यू स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। हमारे पास क्या आया, क्यू स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। यहाँ से भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो भाग कर रहा है क्यू स्क्वेयर को, तो मैं लिख सकती हूँ क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय किससे भाग हो रहा है, 5 से। तो इसका मतलब क्यू भी भाग होगा, आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्यू भी भाग होगा 5 से, साफ साफ देख पा रहे हैं हम। तो जब ये एक दूसरे से भाग होंगे तो मैं क्या लिखूंगी, हम लिखेंगे कि क्यू भाग हो रहा है 5 से। तो जैसे यहाँ जब p भाग हो रहा था 5 से तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया उसने, ऐसे ही अगर मान लो क्यू 5 से भाग हो रहा है तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। वहाँ हमने c माना, यहाँ d मान लिया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई है 5d। अब मैं दोबारा से लिखती हूँ एक बार, p की वैल्यू आई थी 5c, क्यू की वैल्यू आई है 5d। इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू c, इसको 5 इंटू d। दोनों में तो कॉमन 5 आ गया, लेकिन हमने तो शुरू में लिखा है कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो को प्राइम्स हैं, दोनों का जो HCF है वो 1 आया है। लेकिन अगर यहाँ कुछ कॉमन है तो इनका तो HCF कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमसे हो गई है, और वो मिस्टेक क्या है कि हमने जो ये मान के चले थे जो बात वो हमारी गलत है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से तो यही बात प्रूव हुई है ना, ये को प्राइम नहीं है, तो हम पहले लिखेंगे दिस, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-primes, ठीक है। एक जो ये लाइन बता रहे हो ना, ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखनी है, तो आप लिखेंगे दिस
contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमारे इनकोरेक्ट गलत अजम्पशन की वजह से। क्या अज्यूम किया था हमने, दैट √5 यहाँ √5 है, √5 इज रेशनल। ओके, यही मान के चले थे ना हम। तो अगर यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए √5 इज एन इर्रेशनल, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। ओके, ये सेम एज इट इज़ आपको एग्जाम्पल्स में लिखा मिलेगा, तो आप उसी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट करेंगे। रिपीट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन हमें सेम इसी वे में सोल्व करने हैं। तो एक बार और देख लो। जो बच्चा रिपीट नहीं करना चाहता वो वीडियो को हल्का सा आगे निकाल के और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकता है। हमें प्रूव करना था √5 को इर्रेशनल। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम 5 को रेशनल मानेंगे। रेशनल मानने के बाद हम लिखेंगे √5 को p/q की फॉर्म में, जहाँ q ≠ 0 होगा। p/q की ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब p और q यहाँ हमारे को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। अगर ये इस फॉर्म में है तो मैं q की इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। यहाँ से हम साफ देख पा रहे हैं कि जो हमारा p² है वो 5 से भाग हो रहा है। अगर p² 5 से भाग हो रहा है तो p भी 5 से भाग होगा, क्योंकि अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें ये सब गिवन है। अब जब ये p 5 से भाग हो रहा है तो कोई ना कोई रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को हमने c मान लिया है। अगर ये c है तो मैंने 5 की इधर मल्टीप्लाई करवा दी है, p की वैल्यू आ गई है मेरे पास 5c। इसी 5c को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम दोबारा से हमारी स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरे पास आ जाता है q²/5 = c²। यहाँ से भी साफ साफ विजिबल है कि जो q² है वो 5 से भाग हो रहा है ना। तो अगर q² 5 से भाग हो रहा है तो q भी 5 से भाग होगा बाय थ्योरम। ओके, तो जब ये भाग हो रहा है इससे तो कोई रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, वो हमने मान लिया d है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हमने p और q की वैल्यू को चेक किया तो हमने पाया कि दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। अगर 5 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में तो ये को प्राइम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि a और b को प्राइम्स कैसे हो सकते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई है, उसका रीज़न ये है कि हमने जो अजम्पशन मानी थी वो हमारी गलत थी। अगर वो अजम्पशन गलत थी तो सही बात क्या होगी, उसका ठीक अपोजिट, उसका ठीक उल्टा, यानी कि √5 एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 + 2√5। इसको हमने इर्रेशनल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो वही बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड let us assume that 3 + 2√5 is rational। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको स्पीड में करते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 2√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q ≠ 0। Okay, here p and q are co-primes। ओके, इसका मतलब ये है जो HCF ऑफ p एंड q वो 1 होगा। अब जब ये p/q की फॉर्म में है तो मैं क्या करूँगी, इसको मान लो मैंने
जो ये 3 है इधर प्लस का, इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू √5 पी बाई क्यू, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 2√5 इज इक्वल टू पी, देखो एलसीएम लेते हैं इनका, जब सोल्व करते हैं एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसको इससे भाग करते हैं, जो भाग देने पर नंबर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये आपने पहले ही सीख लिया है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3Q, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैं इसको भी उधर ले जाती हूँ, नीचे चला जाएगा ना डिवाइड में, P माइनस 3Q डिवाइड बाई 2Q, यही आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप, P इज एनी इंटीजर, Q इज एनी इंटीजर, Q इज एनी इंटीजर। जब मैं किसी इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू इंटीजर ही आएगी। जब ये तो या ये समझ लो ये भी एक इंटीजर है, ऊपर वाला कोई इंटीजर है, नीचे भी कोई ना कोई इंटीजर है, ये P और Q भी तो हमारे इंटीजर ही होते थे। तो ये एक तरीके से आप यही समझ लो, इंटीजर बाय इंटीजर मैंने लिखा है, यानी कि ये जो रिजल्ट है ना, ये मेरा क्या है, एक रेशनल है, ये एक रेशनल क्वांटिटी आएगी जो भी होगी। और इधर से देखो ये हमारी क्या है, ये तो इर्रेशनल है, अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है। अब आप ये मत सोचना कि √5 को हमने दोबारा से इर्रेशनल प्रूव करके दिखाना होगा इस क्वेश्चन में, नहीं। आप यहाँ से लिख सकते हो कि √5 हमारा जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और इधर मेरे पास रेशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कभी भी इर्रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? यहाँ दोनों इक्वल गिवन है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं वही लास्ट लाइन हमारी क्या थी, या उससे पहले आप क्या लिखोगे, आप ये इक्वेशन लिख के आप यहाँ लिखोगे हेयर, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर, ओके। और जो हमारी राइट हैंड साइड है इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption। तो सही बात क्या होगी कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। समझ रहे हो? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 पार्ट्स गिवन है। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें 1/√2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं वही सेम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज इर्रेशनल, ओके। इसको हमने इर्रेशनल मान लिया है। अगर 1/√2 इर्रेशनल है तो मैं इसको 1/√2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। आप हर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चंस में आपको हर एक स्टेप अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे वही P एंड Q आर को प्राइम्स, इसका मतलब HCF ऑफ P एंड Q वो किसके इक्वल होगा, 1 के। अब इनको देखो, क्या इनकी ये है 1/√2 इक्वल है P/Q के, यही है ना। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। Q की मल्टीप्लाई हो गई 1 के साथ, और इधर से √2 की P के साथ। P को अब इसके नीचे ले आओ क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। अब देखो Q इंटीजर है, P इंटीजर है, ये भी एक टाइप से P/Q की फॉर्म हो गई है। मतलब ये क्या है, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो क्या है, आपको लिखना है इज, ये तो रेशनल है,
और जो हमारी यहाँ से राइट हैंड साइड है वो इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो लास्ट लाइन हमारी वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़, ये लाइन तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जानी चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यूज़ करनी है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, देयरफॉर जो मेरे पास 1/√2 था इज इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा लंबा है, अदरवाइज सेकंड, थर्ड और थर्ड के सभी पार्ट्स तो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लोगे ना तो सारे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 7 × √5 बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड let us assume that 7√5 is rational। ओके, अगर ये रेशनल है तो 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। हेयर p and q आर co-primes and HCF of p and q is 1। ओके, तो मेरे पास है 7√5 इज इक्वल टू p/q। 7 को हम इधर लेके जाएंगे, √5। बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, एक साइड आप ऐसा नंबर रखो जो आपको पता है इरेशनल है। ये अभी 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब आपको दिख रहा है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये तो इरेशनल है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इज रेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, दोनों रेशनल और इरेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ओके, तो सही बात क्या होगी कि 7√5 इज इरेशनल। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, देखो मैंने यहाँ सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहीं से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको लिखना है। लेट अस अज्यूम दैट यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 इज रेशनल, यही लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर ये रेशनल है तो मैं इसको 6 + √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम्स, HCF इन दोनों का 1 होगा। अगर इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ तो जो 6 इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, -6। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास, यही आएगा। अब आपको दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो इज इरेशनल, और जो हमारी राइट हैंड साइड है इज रेशनल, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 + √2 इज इरेशनल। ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इनसे अलग एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसका, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल खुद से ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।